गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि बाजार दर्शन चैप्टर में आपने 2 पार्टों में पढ़ा बेटा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने परिचित और मित्रों के माध्यम से चित्रित किया है कि बाजार की जादुई ताकत हमें कैसे अपना गुलाम बना लेती है। बाजार का आमंत्रण मुख होता है जो प्रत्येक के हृदय में इच्छा जगाता है और मनुष्य को असंतोष तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर देता है बेटा। लेखक एक और अन्य मित्र के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार से मामूली सी वस्तु खरीदने के लिए जाने के बाद वे वापस लौटते हैं तो उनके हाथों में सामान के बहुत से बंडल होते हैं। इस समाज में असंयमी और संयमी दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे जो बेकार खर्च करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संयमी होते हैं जो भाई फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं बेटा। ठीक है। इसी प्रकार से एक मित्र के बारे में बताया था कि वे बाजार तो गए सुबह, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस आए। उन्होंने जब खाली हाथ आने का कारण पूछा था तो उसने बताया कि वह सब कुछ खरीदना चाहता था, इसलिए इसी चाह में वह कुछ नहीं खरीद कर लाया। बाजार में जाने पर इच्छा हर मनुष्य को घेर लेती है बेटा, जिससे मन में दुख प्रकट होता है। बाजार का रूप सौंदर्य का ऐसा जादू जो आँखों के रास्ते हृदय में प्रवेश करता है और चुंबकीय जादू के समान मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जेब भरी हो तो बाजार में जाने पर मनुष्य निर्णय नहीं कर पाता कि वह क्या क्या खरीदे, क्योंकि उसे सभी सामान आराम सुख देने वाले प्रतीत होते हैं बेटा। लेकिन जादू का असर उतरते ही मनुष्य को फैंसी चीज़ों का जो आकर्षण है वो कष्टकारक प्रतीत होता है और वह दुखी हो उठता है। तीसरे रूप में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक भगत जी है जो चूर्ण बेचते हैं। बहुत टाइम से वे चूर्ण बेच रहे हैं। यदि वे व्यवसाय अपना करके चूर्ण बेचते तो अब तक माला माल हो जाते, लेकिन वे केवल दिन भर में केवल 6 आने का ही चूर्ण बेच करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आज हम तीसरे पार्ट में बेटा शुरू कर रहे हैं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूर्ण बेचने वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, अर्थात वे संयमी हैं बेटा। ठीक है। अतिरिक्त खर्च करना नहीं चाहते। कहीं आप भूल करने बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी नहीं सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी नहीं हो। बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम और आप न जाने कितने बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह भी तो हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो बेटा, एक बहुत ही कमज़ोर सा, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ही न हो, अर्थहीन जिसको हम बोले बेटा, बिल्कुल छोटा सा आदमी हमारे सामने हो बेटा। सामान्य नाचीज का अर्थ होता है बेटा सामान्य आदमी हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है, अर्थात कोई उसमें वो ताकत है जो हम में नहीं है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता है। माल बिछा रहता है, उसका मन अडिग रहता है बेटा, अडिग दिखता नहीं है, स्थिर रहता है। पैसा उससे के आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे लो। पैसा उसके आगे भीख मांगता है बेटा और कहता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ठीक है। पैसे को अपने आहत गर्व में ही, जो झूठा घमंड है उसके अंदर बेटा, उसके अंदर वो उसको बिलखता छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित होकर
शैलजहीन हो जाती होगी। ठीक है भाई, शैलज बेटा लज्जा मुक्त बेटा, लज्जा के साथ में। पैसे की व्यंग्य शक्ति को सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई एक मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार हो गई बेटा। अर्थात वो एक व्यंग्य के रूप में जो बस थी वो उसके पास से निकली बेटा। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देखकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो, तुम्हारे पास वो नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है, बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। अर्थात मोटर वालों के जन्म लेने की उसकी इच्छा जागती है। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर देती है, उनके प्रति कृतज्ञता, उपकार को न मानने वाले के प्रति। अर्थात मेरे मन में अपनों के प्रति उपकार न मानने की भावना जागृत हो जाती। लेकिन क्या लोक वैभव, लोगों की जो धन संपत्ति है, देखने की ताकत है, यह व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचित कर जो मनुष्य है के आगे चूर चूर होकर ही न रह जाती है। चूर चूर क्यों, कहीं कहो न पानी पानी हो जाती है। अर्थात उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, तो क्या वह क्या बल है, जो ताकत है, जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम तो जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है बेटा। उस ताकत को नाम नहीं मानता, उस निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है, पर वह कुछ अपर जाति का तत्व हो, उससे ऊपर है कुछ थोड़ा सा। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं इसे। इसको जो है बेटा क्या कहते हैं लोग, आत्मिक, धार्मिक और नैतिक। मुझे योग्यता नहीं, जानकारी नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं मैं। ठीक है, उसकी चीज़ का मैं अंतर निकालूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, सामंजस्य नहीं है बेटा। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की सपर्या माने बराबरी है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय इकट्ठा करने की जो तृष्णा है बेटा, वो कहीं न कहीं प्रकट होती है। संचय और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है बेटा। निर्बल ही धन की ओर झुकता है बेटा। कमजोर जो व्यक्ति होता है वो धन की ओर झुकता है। वह अबलता है, कमजोरी है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है बेटा। एक बार चूर्ण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयकार किया। मैंने भी जय जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, खुली थी, और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे कि किसी चीज़ की ओर लालायित हो। रास्ते में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। वे उसे जानते थे सभी। भगत जी सबको ही हंसकर पहचाना। भगत जी ने सबको हंसकर ही पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया भी उन्होंने। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक के रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। ठीक है, चारों तरफ देखते रहना, व्यवहार में मसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। अर्थात किसी चीज़ को लेने की इतनी तृष्णा भी उनकी नहीं थी कि वे उन्हें निहारते रहते, देखते रहते। इस तरह के मसोपेश होता है कसमकस या असमंजस की स्थिति में। तरह तरह के बड़ी हमाल से चौक भरा पड़ा है, भांति भांति के, अलग अलग तरह के। सब उसके प्रति अप्रति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति ही उसके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है उसके मन में, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, खाली नहीं है उसका मन। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मगन वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े
फैंसी स्टोर भी आते हैं, लेकिन वो रह ही जाते हैं, कहीं भगत रुकते ही नहीं है। रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक मिर्च चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक उपयोगी है, जब तक उसे ज़रूरत है उसकी, तब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। कोई भी उसमें लुभावनापन नहीं होता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए है वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के प्रकार के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से उन्हें मिल ही जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं बेटा। यहाँ मुझे मालूम हुआ कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है बेटा, जो जानता है कि वह क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर, खरीदने की जो ताकत है बेटा, उसके अभिमान में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं वो केवल। ठीक है, न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ वे दे सकते। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, केवल बस बाजारूपन। ठीक है, जिनका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर आपस में सद्भाव की घटी, सद्भाव का घटना बेटा। इस सद्भाव के ह्रास पर, कमजोरी पर, न होने पर आदमी आपस में भाई और सहर्द और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं बेटा आपस में। ठीक है, ये सद्भावना घट जाती है, क्योंकि पैसे की ताकत पर वो बाजार को बाजारूपन बना देते हैं बेटा। उससे लाभ नहीं उठाते, न ही उसको लाभ दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से भाईचारा और फिर पड़ोसी का जो कार्य होते हैं वे धरे के धरे रह जाते हैं, वो आपस में तालमेल नहीं हो पाता है। आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं आपस में। केवल एक व्यवहार, एक ग्राहक की भांति और बेचने वाले की भांति व्यवहार होता है उनका, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का नहीं बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, एक प्रकार से विडंबना है, और ऐसे बाजार का शोषण करता है, ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर आंधा है, वह मायावी है, माया से भरपूर है बेटा, छल कपट वाला है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। इस तरह का जो अर्थशास्त्र होता है वो अनीति का शास्त्र होता है। तो इसी प्रकार से आपने देखा बेटा, बाजार जो दर्शन जो चैप्टर है, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जब जाता है तो बेटा उसका मन भरा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रकार से जब हम बाजार में जाएं तो अपनी आवश्यकता की ही वस्तु खरीदें। अर्थहीन या बिना आवश्यकता वाली वस्तुएं चकाचौंध में फंस करके हम किसी वस्तु खरीदते हैं तो वह बाद में हमें कष्ट पहुंचाती है, न कि वो हमें सुख प्रदान करती है। तो बेटा ये बाजार दर्शन चैप्टर आपने पढ़ा। ठीक है, तो इस आधार पे आप बेटा छोटे 10 प्रश्न टफ कॉपी में करके देखें, इस पार्ट के आधार पे, इस यूट्यूब को पढ़ करके बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके बेटा।